हाय एवरीवन। कैसे हो मेरे चीतो? आफ्टर लॉन्ग टाइम हम मिल रहे हैं। और मिल भी कैसे रहे हैं एमसीक्यू की वीडियो के साथ। तो एम्स सीआरई आ चुका है जी। आप लोगों को अभी तक तो इन्फॉर्मेशन मिली कि अभी आजकल तो एग्जाम मतलब होने से पहले बहुत पहले ही लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इसका फॉर्म निकलने वाले हैं। तो भाई पूरी जोर शोरों से तैयारी होगी आपकी, ऐसी उम्मीद करते हैं। और मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम निकाल के कुछ कंटेंट अभी बनाया है आपके लिए। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा ये, स्पेशली एम्स सीआरई के लिए। और देखो थोड़ा सा ना आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। देखो एमसीक्यू तो चलते रहेंगे भाई, ठीक है, आप लोग देखते हो वीडियोस। लेकिन थोड़ी सी एग्जाम की स्ट्रेटेजी, एग्जाम का कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे बीच बीच में भी हम डिस्कस करेंगे ही। देखो एम्स सीआरई का मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि एम्स जो सीआरई है, क्योंकि एम्स दिल्ली बनाता है एग्जाम, ठीक है। तो एम्स दिल्ली एक्सपेक्ट ये करता है कि आप जो न्यूअर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लाइक मोलिकुलर बायोलॉजी और भी बहुत सारी नई नई टेक्निक टेक्नोलॉजी टूल्स डेवलप होते रहे। अब आजकल तो फ्यूचर मोलिकुलर बायोलॉजी का है, प्रोटियोमिक्स, ठीक है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। ये सभी वर्ड्स आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं, अगर आप एक अच्छे मतलब रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़े हो तो, ठीक है। मैं भी कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करता रहता हूँ, तो आजकल जितने भी लैब के टेस्ट बन रहे हैं, जितनी भी किट्स बन रही है, सभी के सभी मोलिकुलर बेस पे ही बन रही है, लाइक। क्योंकि मोलिकुलर बायोलॉजी भाई आज के मतलब आने वाले टाइम में देख रहे हो कि आप मल्टी ऑफ मशीन विडास ऑटोमेशन होता जा रहा है, ठीक है। कन्वेंशनल, हालांकि माइक्रोबायोलॉजी में गोल्ड स्टैंडर्ड तो आज भी कल्चर ही माना जाता है, लेकिन हमें अपडेट रहना है टेक्नोलॉजी से। अभी देखो क्या हुआ था कि आई थिंक सीआरई 2 में, पता नहीं सीआरई 3 में बहुत सारे मोलिकुलर बायोलॉजी के उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। और वो भाई बनता भी है, क्योंकि देखो एम्स जैसा इंस्टीट्यूट है जो इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, तो वो अगर पेपर बनाएगा तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू जो, उससे आप लोग वाकिफ हो, ठीक है। तो इसमें यही मैंने कोशिश करी है। हालांकि मैंने क्वेश्चन का लेवल मिक्स रखा है, यानी कि थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन भी है इसमें, और थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी है, और थोड़े से आसान लेवल के क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो टफ मैंने इसलिए रखे कि जिन लोगों को थोड़े से आसान आसान क्वेश्चन कर करके थोड़े से बोर हो गए हो, तो उनके लिए थोड़े से टफ क्वेश्चन इसमें लेके आए हो। आसान उनके लिए लेके आए हो जो बिल्कुल ही अभी, जिन्होंने अभी शुरू किया है, तो उनके लिए आसान क्वेश्चन है। तो इसमें आपको मिक्स मसाला मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर ऑल दो जो कि नए हो चैनल पर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ चेतन, एंड आई हैव डन माई बीएससी एमएलटी फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़। एंड उसके साथ साथ आई आल्सो वर्कड इन एम्स रायबरेली, आल्सो पीजीआई में भी मैंने काम किया है। बहुत मतलब मेरी रिसर्च जर्नी रही है। अगर आप लोग स्टडी के साथ साथ थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हो, तो आप बिल्कुल अच्छे चैनल पे आए हो। यहाँ पर आपको केवल और केवल आपको पढ़ाया नहीं जाता, आपको यहाँ पर फील कराया जाता है कई चीजें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। लिखा मैंने यहाँ पर एम से सीआरई है, लेकिन दिस इज आल्सो हेल्पफुल फॉर पीजीआई, डी ट्रिपल एस पी, एचएसएससी, किसी के भी कोई भी एग्जाम हो, एनआईबी का भी एग्जाम आने वाला है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, ठीक है, एनएचएम, टीएमसी के बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं। टीएमसी के भी, टाटा मेमोरियल सेंटर, मैंने भी एग्जाम क्रैक किए हैं उसके दो, ठीक है। इंटरव्यू भी होता है उसमें। तो सभी के लिए ये कॉमन रहने वाली है। सीआरई मैंने इसलिए लिखी क्योंकि अभी सीआरई हाईलाइटेड है, तो सीआरई से रिलेटेड कंटेंट आगे सबके लिए आपके रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें कुछ पीवाई क्यू भी मैंने रखे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। तो चलिए अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बीच बीच में आपसे जो जो चीजें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज ये लेवल थोड़ा सा यार ये इसका रहने वाला है। पीपीटी आज थोड़ा बन नहीं पाई, तो इसी में हम कोशिश करेंगे आपको सब कुछ समझाने की, ठीक है। तो पेन मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, कलर आई थिंक रेड अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सीआरई सीरीज का ये पहला लेक्चर है, ठीक है। पहला लेक्चर है सीआरई सीरीज का। और थोड़ा थिकनेस थोड़ी सी और कम, वैसे सही है, थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। आप सही है, मुझे लगता है सही है। तो क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन क्या है सर? क्योंकि देखिए इसमें मैंने बायोकेमिस्ट्री भी रखा है, ठीक है। एक बार मैं ये देख लूँ कि मेरी पिक्चर आपको क्लियर है ना? हाँ, नीचे हूँ ना मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें मैंने मिक्स क्वेश्चन रखे हैं, बायोकेमिस्ट्री के भी, माइक्रोबायोलॉजी के भी, मोलिकुलर बायोलॉजी के भी, और हिमेटोलॉजी के भी। तो ये देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपका बायोकेमिस्ट्री का है। क्रोमोजोमल, देखो मैंने बोला ना मोलिकुलर बायोलॉजी आज का फ्यूचर, मतलब आज की इस टाइम पूरा ट्रेंडिंग में, फ्यूचर में, मतलब मोलिकुलर बायोलॉजी का ही फ्यूचर आगे। तो क्वेश्चन है, क्रोमोजोमल म्यूटेशन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ऑल एक्सेप्ट
मोलिकुलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि जो म्यूटेशन, आपको पता होगा दो टाइप की होती है म्यूटेशन। अब देखो ना, आपको इसमें मैं केवल एमसीक्यू ही नहीं करवाऊंगा, यहाँ पर आपको मैं इसमें साथ साथ हाई एंड एक्सप्लेनेशन भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो म्यूटेशन जैसे आपने सुना होगा, पॉइंट म्यूटेशन होती है एक, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन, अगर आप +2 मेडिकल से हो। उसके बाद एक होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। तो जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन में तो जैसे कि सर कोई भी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जब चेंज हो जाता है, जैसे कि सिक्कल सेल एनीमिया में होता है, ठीक है, सिक्कल सेल एनीमिया में होता है, सिक्कल सेल एनीमिया आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जो वो बेस पेयरिंग चेंज हो जाती है। फ्रेमशिफ्ट में पूरा पूरा, जैसे कि मान लो किसी भी डीएनए का ये है, ठीक है, AGA T, ऐसा ऐसा कुछ कुछ भी मान लो, तो पूरा पूरा ऐसा पूरा 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 फ्रेम चेंज हो जाता है, तो उसको बोला फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है जो इसमें क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है टेक्निक के ऊपर, कि जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कैन बी आइडेंटिफाइड, इनमें से ये चार ऑप्शन है कि इन चार ऑप्शन, इन चारों टेक्निक से हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट वन। एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो वो कौन सी टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको आसान भाषा में मैंने समझा दिया। पहला तो क्या है, डीनेचरिंग ग्रेडिएंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सिंगल स्ट्रैंड पॉलीमॉर्फिज्म, डाई डिऑक्सी ट्रेल सीक्वेंसिंग, या डी अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका जो राइट आंसर है वो है इसका अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। राइट आंसर इसका ये क्यों है, अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों है सर, ये बताओ पहले तो अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए है क्योंकि अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो हम किस लिए यूज करते हैं, हम करते हैं डीएनए के बैंड को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, ना कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन को देखने के लिए। जब डीएनए, तो आपने सुना होगा, अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब आप करते हो तो डीएनए के ऐसे बैंड वो होते हैं ना, ऐसे, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करते हो, ऐसे यहाँ पर लोड करते हो सैंपल को, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जो आपका इसमें इलेक्ट्रोड बनते हैं, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ भागता है ना। तो ऐसे जब सेपरेट होता है जेल में, तो फिर उसको यूवी लाइट में देखते हैं, ये मैंने खुद किया हुआ है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में। तो ये मैंने पीजीआई में खुद किया हुआ है, बाद में यूवी लाइट में इसको देखते हैं, डीएनए ऐसे सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये तो एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो हम म्यूटेशन को नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान रखा था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फॉर पीसीआर, पीसीआर से क्वेश्चन है भाई। देखो मैंने बोला ना, मोलिकुलर बायोलॉजी के इसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि भाई मेरी ऐसी गट फीलिंग ऐसी बोल रही है कि एम्स अगर पेपर बनाएगा ना, देखो अब एम्स पेपर तो हर बार बनाता है, लेकिन अब इसमें क्या है कि एम्स की खुद की वैकेंसी है, एम्स दिल्ली है जो, एम्स दिल्ली में भी पोस्ट निकली है ना जेएमएलटी की, और जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है उसकी लेवल 6 की। अब देखो एम्स कोई टेक्नीशियन रिक्रूट कर रहा है, तो वो ये चाहता है कि उस टेक्नीशियन को एटलीस्ट इतनी तो नॉलेज हो कि पीसीआर हो गया, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी गिट फीलिंग ऐसे बोल रही है कि अब की बार मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, आप देख लेना गाइस। क्वेश्चन है पीसीआर के ऊपर। इन पीसीआर, थर्मस एक्वेटिकस इज यूज टू प्रिपेयर, ठीक है। थर्मस, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूँ, जो थर्मस एक्वेटिकस है ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस, और इस बैक्टीरिया से एक एंजाइम निकाला जाता है, एंजाइम निकाला जाता है, पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। वो पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया जाता है पीसीआर में। इसी से क्यों निकाला जाता है सर, और कितने सारे ऑर्गेनिज्म है उनसे निकाल लो। इससे इसलिए लिखा, देखो इसका नाम में ही है थर्मस, यानी कि इसका टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ है। टेम्परेचर रिलेटेड क्या है, अब पीसीआर में आप क्या करते हो, 3 स्टेप होते हैं ना पीसीआर के, डीनेचरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन, 3 स्टेप होते हैं। डीनेचरेशन हाई टेम्परेचर पे होता है, आपको पता होगा। वहां जो मोस्टली जो एंजाइम्स है वो सारे के सारे कोगुलेट कर जाते हैं, क्योंकि एंजाइम एक प्रोटीन है, आपको पता होगा। तो थर्मस एक्वेटिकस का डीएनए पॉलीमरेज यूज करने का मेन पर्पज ये है कि हमारा एंजाइम डीनेचर ना हो, ताकि जिस वजह से क्या होगी, पीसीआर हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। तो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का पॉलीमरेज एंजाइम निकाल के हम डीएनए पॉलीमरेज का जो राइट आंसर है वो है आपका डीएनए पॉलीमरेज हम यूज करते हैं, ठीक है, सी आंसर है इसका, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं हम पीसीआर में, तो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का यूज करते हैं हम डीएनए, क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर यूज होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आपकी नॉलेज भी इससे इन्हांस हो रही है एमसीक्यू के साथ साथ। बाकी पीसीआर की, हाँ ये पूछ लेते हैं, जो ये जो एक्स्ट्रा चीजें है ना, ये आप जरूर नोट करो। जो पीसीआर की डिस्कवरी है सर, पीसीआर की डिस्कवरी किसने करी थी? कैरी बी मुलिस, कैरी बी मुलिस नाम के साइंटिस्ट ने पीसीआर की डिस्कवरी करी थी, आपको याद रखना। ठीक है, कैरी बी मुलिस ने हमारी पीसीआर की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये किसने डिस्कवर किया था सर? ये किया था सर आपका एलेक जेफरे, एलेक जेफरे नाम के साइंटिस्ट ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है वो डिस्कवर करी थी। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, ये किसने दिया था सर? ये दिया था सर वाटसन एंड क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने। और इसमें वाटसन एंड क्रिक को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। हालांकि जो इन्होंने इनका जो काम है वो लिया था इन्होंने, एक फीमेल साइंटिस्ट थी, रोजेलिन फ्रैंकलिन। रोजेलिन फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज करके एक पिक्चर, मतलब एक ऐसे, जो ये डबल हेलिकल आप देखते हो ना, ऐसे डबल हेलिकल मॉडल, तो ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर काम किया था रोजलिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, बाद में इनकी, मतलब कि मेरे को कहते हुए थोड़ा सा दुख हो रहा है कि इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनको फिर नोबेल प्राइज में हम इनको इंक्लूड नहीं कर पाए, क्योंकि मरने के उपरांत किसी को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। ठीक है, लेकिन काम इनका बहुत बड़ा था भाई। रोजलिन फ्रैंकलिन ने अपने आप को मतलब रेडिएशन से ही इतना ज्यादा एक्सपोज किया कि इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नोबेल प्राइज मिलने से पहले ही। ठीक है, तो यार ये मतलब ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाओ कि जिन्होंने, मतलब अगर आज रोजलिन फ्रैंकलिन का अगर वो काम ना होता, ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पर, ठीक है, ऐसी एक साइंटिस्ट थी, आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने पोलोनियम की खोज करी थी। ठीक है, आपने सुना होगा मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी का नाम सुना होगा, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के ऊपर इनका काम था। तो लोगों ने अपनी, आप समझ रहे हो, ऐसे नहीं कोई भी डिस्कवरी होती, उसके पीछे ना सालों की मेहनत होती है साइंटिस्ट की, सालों की हार्ड वर्क, सालों का कमिटमेंट, सालों का मतलब दिन और रात, मतलब आप लोगों की दांव पे लगी होती है। ऐसे कोई टेक्निक नहीं डेवलप हो जाती भाई, ऐसे ही रिसर्च नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आइडियल बनाओ ना अपना, ऐसे लोगों को फॉलो करो, अभी भी ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हो आप। ठीक है, मैरी क्यूरी देख सकते हो, अपने आप को इतना एक्सपोज उन्होंने कर दिया था कि इनकी मृत्यु भी इसकी वजह से ही हुई थी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी आज भी इनके जो कपड़े हैं म्यूजियम में जो रखे हुए हैं, इनका जो पूरा सामान वो लेड चैम्बर के अंदर फिट है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, रेडिएशन अभी भी उनसे निकल रही है, इतना ज्यादा एक्सपोज हो चुकी थी। तो ऐसे ही साइंटिफिक टॉक में आपसे करता रहता हूँ बीच बीच में, हमारा लेकिन मेन पर्पज अभी एग्जाम है। ठीक है, साइंटिफिक टॉक में आपसे करता रहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ो, हमारी लाइन को आगे लेके जाओ, क्योंकि एक आदमी के करने से कभी भी कुछ नहीं होता गाइज। आप लोगों को, जब आप लोगों के अंदर से इच्छा होगी कि नहीं अपनी एमएलटी फील्ड को आगे लेके जाना है, तो जरूर बढ़ेंगे हम आगे एक दिन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 3 है सर ड्रग रेजिस्टेंस के ऊपर, और ड्रग के ऊपर है, ड्रग ऑफ चॉइस के ऊपर क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट करता है एम्स। ड्रग अगेंस्ट ईएसबीएल प्रोड्यूसिंग स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास के बारे में आपने सुना होगा, स्यूडोमोनास सुपर बग चल रहा है। तो ईएसबीएल प्रोड्यूसिंग जो स्यूडोमोनास होता है, ईएसबीएल की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, मैं नीचे लिख दूंगा, अभी यहाँ पे जगह नहीं है। तो जो पहले इसका जो राइट आंसर है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली जो ड्रग ऑफ चॉइस है, इस पर आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, लेकिन ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए है जिन्होंने बहुत सारा पढ़ रखा हो और जिनको और भी थोड़ा पढ़ने की इच्छा हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्लिनिकल क्वेश्चन होता है, ये एमडी माइक्रोबायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए ये क्वेश्चन मेनली डिजाइन किया जाता है। तो वहां से देख रहे हो कितनी मेहनत करके मैं आपके लिए जो कंटेंट है वो एक्सट्रैक्ट करके ला रहा हूँ इतनी अच्छी अच्छी जगह से। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो पहले आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर पिप्रासिलिन और टेजोबैक्टम दी जाती है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ईएसबीएल प्रोड्यूसिंग स्यूडोमोनास। ईएसबीएल की फुल फॉर्म आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ईएसबीएल की फुल फॉर्म होती है ESBL, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज। जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है उनको एक्चुअली में ये
रेजिस्टेंस के लिए, मतलब लैक्टेमेज, बीटा लैक्टेमेज, जो एंजाइम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेज, और ये प्रोड्यूस कौन करता है? ये प्रोड्यूस करता है एंटेरोबैक्टीरियसी, एंटेरोबैक्टीरियसी। ठीक है, जैसे कि आपका इकोलाई हो गया, ठीक है, क्लैब्सिल्ला हो गया, जितने भी एंटेरोबैक्टीरिया। तो ईएसबीएल की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, तो इतना आपको याद रखना है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेज। एक आपको पूछ सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो तो मैंने बता ही दिया। देखो जो ये एक्स्ट्रा जो ये पॉइंट है ना, ये नोट करने वाली चीजें हैं, ठीक है। जैसे आपका एटीसीसी आपने सुना होगा, एटीसीसी, जैसे एटीसीसी के कंट्रोल आते हैं, जैसे कैंडिडा क्रूजाई, कैंडिडा, क्योंकि मेरा तो माइकोलॉजी का काम है, तो कैंडिडा क्रूजाई, कैंडिडा सी के सी बी, कैंडिडा पैराप्सिलोसिस, कैंडिडा एल्बिकैंस, ठीक है। तो एटी ऐसे लिखा होता है ना, एटीसीसी, तो एटीसीसी की फॉर्म भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, अगर वो थोड़ा सा हाई लेवल में जाना है तो एटीसीसी की होती है अमेरिकन, अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन। बहुत ही प्योर फॉर्म में ये आपके कल्चर होते हैं, ठीक है, अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन। एक होता है एनटीसीसी, नेशनल टाइप कल्चर कलेक्शन, ठीक है। तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सर, कैसा है अगला क्वेश्चन है सर? फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, ठीक है। इफ ए सैंपल ऑफ डीएनए, इफ एडेनिन इज, एक सैंपल है डीएनए का, आपको सैंपल दिया, उसमें आपकी एडेनिन है आपकी 23%, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्वानिन प्रेजेंट, ठीक है, कि ग्वानिन का कितना परसेंटेज प्रेजेंट था। अब जो है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, इसको लिख के समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा होगा चार्गफ रूल, चार्गफ रूल से क्वेश्चन सोल्व होगा, ये पहले बता दूंगा आपको, ठीक है। जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, ठीक है, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। जितना ग्वानिन ग्वानिन होगा उतना ही ग्वानोसिन होगा उतना ही आपका ये होगा, क्या बोले, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन, साइटोसिन होगा ना, ठीक है। साइटोसिन में हालांकि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो देखो अब एडेनिन कितना है, 23 है, तो एडेनिन जितना 23 है तो आपका थाइमिन कितना होगा, 23 ही होगा। अब इन दोनों को क्या कर लो, जोड़ दो, तीन और तीन छह, दो और दो चार, कितने हो गए, 46 हो गए। तो 46 तो हो गया आपका एडेनिन और थाइमिन, बच गया क्या, 100 में से माइनस कर लो, 100 में से 46 के कितने होते हैं, 57, ठीक है, 57 हो गए ना, कितने 54 हो गए शायद, हाँ 54, ठीक है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। 100 में से 46 हो गए, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 4 गए 54। तो 54, 54 क्या है, मतलब 54 इसमें से माइनस करें हमने, यानी कि 54 में क्या क्या आएगा आपका, ग्वानिन आएगा प्लस साइटोसिन आएगा, ठीक है। उसके बाद ग्वानिन प्लस साइटोसिन, 54 का आधा करो, कितना हो गया 54 का आधा, 27। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 27% है, ठीक है। ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हो ना, तो भाई फिर आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। फिर आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 27%। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, एडेनिन की दे रखी है इसमें, तो इसमें आपको थाइमिन भी मान लो, थाइमिन 54% ऐसे बोल दिया, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, ऐसे ही कर लोगे ना, ठीक है। उसके बाद सर मैंने वाटसन एंड क्रिक का मॉडल, हाँ एक याद रखना, एक चीज आप याद रख सकते हो, मैं यहाँ पर अलग से कलर में लिखूंगा, सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा किसने दिया था सर, वो दिया था सर फ्रांसिस क्रिक ने। जैसे कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो ये सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ना, ये दिया था आपका फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन में तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, यार इसमें क्या मतलब, इतना आसान क्वेश्चन। देखो मैंने बताया ना, मैंने हार्ड क्वेश्चन भी रखे हैं, मैंने आसान क्वेश्चन भी रखे हैं। आसान क्वेश्चन उनके लिए रखे हैं भाई जो बिल्कुल ही मतलब अभी बेसिक लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं, और हार्ड क्वेश्चन उनके लिए क्या है जो ऑलरेडी पढ़ चुके आ चुके हैं, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल डीएनए इज ड्यू टू, ट्रिपलेक्स डीएनए, ठीक है। आपने सुना होगा डबल, लेकिन जब आप और डीप पढ़ोगे ना डीएनए वाला चैप्टर में, तो एक ट्रिपल एक्स स्ट्रक्चर भी होता है डीएनए का। जो जो ट्रिपल एक्स स्ट्रक्चर है वो किस वजह से होता है सर, वो होता है सर हुक्सटिन पेयरिंग की वजह से, ठीक है। हुक्सटिन पेयरिंग की वजह से सर आपका ट्रिपल एक्स डीएनए स्ट्रक्चर पाया जाता है, हुक्सटिन पेयरिंग की वजह से। ये क्वेश्चन यार आप चाहो तो, अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो आप इन क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल के क्वेश्चन है, ये मैं उन्हीं के लिए लेके आया हूँ जो ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ चुके हैं, जिनको अभी और पढ़ना है। मतलब कि कोई भी कर सकता है ऐसे तो, लेकिन इसके लिए आपको पहले बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। अब आप लोगों को यही नहीं पता है कि एडमिन में और थाइमिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, और आप ऐसे सीधा डायरेक्ट ये पढ़ने लग जाओ तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो पहले अपने बेसिक क्लियर करो, और हाँ बुक्स पढ़ो भाई,
मैं मानता हूँ कि कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पर, ठीक है, फ्री का। लेकिन बुक्स, बुक्स अपना एक मूल मंत्र बना लो भाई, ठीक है, मूल मंत्र। बुक से आप जितना प्यार करोगे ना, आप उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। बुक्स जितना पढ़ोगे ना, उतना आप अपने भविष्य को, और बुक कवर, मतलब जो बेसिक्स होते हैं वो कवर ही बुक से होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक वन स्टोर, वन, ये जो वन शॉट आप देखते हो ना यूट्यूब पर, वन शॉट सीरीज, वन शॉट सीरीज, भाई ये उनके लिए होते हैं जो ऑलरेडी बुक पढ़ पढ़ के सब कुछ खत्म कर चुके हैं, बस उनको सिर्फ एक रिवीजन करनी है। अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं सर बिल्कुल ही बेसिक से, तो आपको बुक्स पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी आपके बेसिक के लिए। वन शॉट्स, अगर आप डायरेक्ट वन शॉट देखोगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा गाइज, मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, देखो, अगला क्वेश्चन है, इन द एंटायर जीनोम, जो आपका एंटायर जो जीनोम होता है आपका, पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम होता है, उसमें जो कोडिंग डीएनए होता है वो कितने परसेंट होता है? आपने पढ़ा होगा डीएनए में दो रीजन होते हैं, कोडिंग, नॉन कोडिंग। हालांकि जितने ऑप्शन के क्वेश्चन दिखे हुए सारे के सारे गलत है, पहले बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 1 to 2%, ठीक है। 1 to 2% जो पाया जाता है वो आपका कोडिंग रीजन पाया जाता है डीएनए का, ठीक है, 1 to 2%, ठीक है। बाकी का बच गया वो होता है नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है। तो ये देख सकते हो 1 to 2% कोडिंग रीजन ही हमारे जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जितने भी हमारा ये है, सबका सारा कोडिंग रीजन ही हमारा डिसाइड करता है। तो आप देख सकते हो 1 से 2% में, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो यार, जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब हुआ था, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच डीएनए पॉलीमरेज इज इन्वॉल्व इन रिपेयर ऑफ मेमेलियन डीएनए? हाँ जी, डीएनए रिपेयर भाई। डीएनए रिपेयर क्या है? एक डीएनए रिपेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। तो जो डीएनए रिपेयर होता है, जो मेमेलियन डीएनए रिपेयर होता है, उसमें कौन सा डीएनए पॉलीमरेज है जो कि एक्ट करता है, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज है जो कि काम में आता है, पिक्चर में आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो बीटा फॉर्म है, जो डीएनए पॉलीमरेज बीटा, तो वो डीएनए रिपेयर में काम आता है। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। अब इसमें कोई, मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसमें आपको थोड़ा याद करना ही, कुछ चीजें आपको याद करनी ही पड़ेगी, कुछ चीजें आपको कंसेप्ट से समझ आएगी। जैसे वो चारगफ रूल वाला था, वो आपको कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा कर लोगे न्यूमेरिकल टाइप। अगर आपको याद होगा तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे डीएनए पॉलीमरेज वाले। डीएनए पॉलीमरेज भी आपने पढ़ा होगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, आपने पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यही है, इसके ऊपर ही है। क्वेश्चन नंबर 9, ये रोमन में लिखना था मेरे को, लेकिन अब रोमन टाइप नहीं हो रही थी। तो डीएनए पॉलीमरेज विद बोथ रेप्लिकेशन एंड रिपेयर फंक्शन, ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जिसके रेप्लिकेशन भी फंक्शन है और डीएनए रिपेयर भी फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसा डीएनए पॉलीमरेज कौन सा है आपको बताना है। तो ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जिसका रिपेयर भी फंक्शन है और बोथ रेप्लिकेशन और रिपेयर दोनों फंक्शन है, तो ऐसा ऐसा जो डीएनए है, जो वो है आपका वो है ए है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए, ये जो ये वाला है डीएनए पॉलीमरेज 1, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 है जिसके बहुत रेप्लिकेशन एंड रिपेयर फंक्शन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्राइमरी डिफेक्ट इन जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। हाँ भाई, क्लिनिकल क्वेश्चन आ गया। ये एक डिजीज है, ठीक है, रेयर डिजीज है ये, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री से ये भी क्वेश्चन, हालांकि आज के सारे क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री से ही थे, ठीक है। तो ये एक रेयर डिजीज है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। ये मतलब कि इसमें आपको बताना है कि प्राइमरी डिफेक्ट किस चीज में मिलता है। ए, फॉर्मेशन ऑफ थाइमिडिन डाइमर, बी आपका फॉर्मेशन ऑफ एडिनिन डाइमर, डी आपका एक्सोन्यूक्लियस डिफेक्टिव, या पॉली एडीपी राइबोसाइलेज पॉलीमरेज डिफेक्टिव। इसका जो राइट आंसर वो आपका ये है, फॉर्मेशन ऑफ थाइमिडिन डाइमर की वजह से क्या होता है, प्राइमरी डिफेक्ट पाया जाता है थाइमिडिन डाइमर्स बनने में, ठीक है। द प्राइमरी डिफेक्ट जो पाया जाता है इस डिजीज में, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा में, वो आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ थाइमिडिन डाइमर, ठीक है। तो ये आई थिंक आज के सारे क्वेश्चन थे वो गूगली थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए। कुछ आसान क्वेश्चन भी थे, देखो मैं ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन ही हार्ड थे, तो आसान क्वेश्चन भी थे। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे करते हैं एंड आपसे जल्दी किसी और न्यू वीडियो में मुलाकात होगी। और हाँ भाई, आपके लिए मतलब कि एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एम्स दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। तो बार बार मौका नहीं मिलता, ठीक है। ऐसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, एम्स दिल्ली हो गया, पीजीआई हो गया, ठीक है, निमहांस हो गया, इनमें वैकेंसीज है वो 2-3 साल के बाद ही आती है, ठीक है। क्योंकि रिटायर होंगे लोग तभी वैकेंसी नई जनरेट होगी। तो यही बोलूंगा कि बस पढ़ते रहो भाई, ठीक है, अपना जी जान लगा दो।
ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को हमारी जो लैपटॉनिक की जो पेज है, ठीक है, उसको भी फॉलो कर सकते हो इंस्टा पर। लैपटॉनिक का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। और अभी सारा का सारा फोकस पढ़ाई पे रखो अपना। 1 महीना है आपके पास, उसके बाद कर लेना जहाँ भी इंजॉय करना है, जहाँ भी घूमने जाना है। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, पढ़ाई पे ध्यान दो अपना। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपकी जॉब लगेगी तो परिवार में ऑब्वियस सी बात है खुशियां आएगी, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी, ठीक है। कमेंट करके बताना कैसा है कंटेंट, ठीक है। चलिए मिलता हूँ न्यू वीडियो में।